सब्सक्राइब करें विज्ञान टीवी इंडिया को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें विज्ञान से संबंधित वीडियो सबसे पहले। फास्टर देन लाइट ट्रैवल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने वर्म होल्स के बारे में जाना। हमने देखा कि किस तरह हम स्पेस टाइम में शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल कर इस ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकाश से भी पहले पहुंच सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वार्प ड्राइव तकनीक की, जो असल में ऐसे यान को संभव बनाती है जो प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज चल सके, और वो भी बगैर ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल किए। इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इसमें खास दिलचस्पी दिखा रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें उम्मीद है कि अभी नहीं तो भविष्य में ही सही, पर यह तकनीक हमारे काम ज़रूर आ सकती है। तो चलिए जानते हैं ये वार्प ड्राइव तकनीक क्या है, ये कैसे काम करता है, तथा इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें किन किन अड़चनों को दूर करना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसका अपना कुछ मास हो कभी भी प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी। पर ऐसा लगता है कि ये थ्योरी केवल उन वस्तुओं पर लागू होती है जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, पर खुद अंतरिक्ष पर नहीं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। यानी कि अगर हम ये मानकर चलें कि विस्फोट के बाद यह ब्रह्मांड चारों तरफ से समान रूप से प्रकाश की रफ्तार से भी फैला होगा, तो आज इसका डायमीटर 28 अरब प्रकाश वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर खगोल शास्त्रियों की गणना के अनुसार इसका डायमीटर लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अंतरिक्ष के फैलने की गति प्रकाश की रफ्तार से ज़्यादा रही होगी। यानी कि रिलेटिविटी के सिद्धांत का बैरियर खुद अंतरिक्ष पर लागू नहीं होता। मतलब कि खुद अंतरिक्ष प्रकाश से ज़्यादा रफ्तार से फैल भी सकता है तथा सिकुड़ भी सकता है। यानी कि प्रकाश की रफ्तार से चलने वाला यान बनाने की बजाय अगर हम यान के पीछे के स्पेस को प्रकाश की रफ्तार से फैलाएं तथा आगे के स्पेस को उसी रफ्तार से संकुचित करें, तो हमारा यान असल में बिना चले ही प्रकाश से पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। चलिए इसे MIT के एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक ओर हमारी पृथ्वी है तथा दूसरी ओर कोई दूसरा ग्रह जो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। मान लीजिए ये स्लिंकी स्पेस है। हमारे यान ने चलना शुरू किया। अब जब हम इसके पीछे मौजूद स्पेस को फैलाएं तथा इसके आगे मौजूद स्पेस को संकुचित करें, तो हमारा यान बिना कोई एफर्ट लगाए ही काफ़ी कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। एल्क्यूबियर वार्प ड्राइव बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम केवल यान के पीछे मौजूद स्पेस को फैला रहे होंगे तथा इसके आगे के स्पेस को संकुचित कर रहे होंगे, पर यान खुद एक बबल के अंदर सुरक्षित रहेगा तथा इस बबल के अंदर मौजूद स्पेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर टाइम डायलेशन के बारे में आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे हम प्रकाश की रफ्तार के करीब पहुंचते जाते हैं, समय हमारे लिए धीमा होता जाता है। पर वार्प ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा यान असल में प्रकाश की गति या उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहा। हमने तो केवल स्पेस को फैलाकर या उसे संकुचित कर प्रकाश के रफ्तार को मात दी है। इसलिए इस केस में समय हमारे लिए बिल्कुल सामान्य रहेगा। आशा करता हूँ कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि वार्प ड्राइव कैसे काम करेगा। चलिए अब जानते हैं कि क्या ऐसा करना वाकई संभव है। अगर बात करें स्पेस को कंप्रेस करने की, तो हम जानते हैं कि ऐसा करना संभव है। आइंस्टाइन ने हमें बतलाया कि बड़ा मास या काफ़ी मात्रा में एनर्जी स्पेस टाइम को संकुचित करती है। पर वार्प ड्राइव के ठीक से काम करने के लिए हमें स्पेस को जितना कंप्रेस करने की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें कम से कम बृहस्पति ग्रह जितना मास चाहिए होगा। पर यह भी परेशानी का विषय नहीं है। असल में परेशानी का विषय यह है कि स्पेस को फैलाया कैसे जाए। दरअसल ऐसा करने के लिए हमें ऐसी वस्तु चाहिए जिसका मास नेगेटिव हो। अगर कोई ऐसी वस्तु हुई तो वो साधारण वस्तुओं की तुलना में बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेगी। जैसे अगर साधारण वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो निगेटिव मास वाली वस्तु इससे दूर भागेगी।
साधारण वस्तुओं को अगर आप किक मारें तो वो आपसे दूर जाती है, पर निगेटिव मास वाली वस्तु के साथ ऐसा करने पर वो आपकी ओर आएगी। ऐसी वस्तु की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बावजूद निगेटिव मास तकनीकी रूप से संभव भी है तथा क्वांटम लेवल पर कैसिमिर इफेक्ट के जरिए हमें ये मिल भी सकता है। पर वार्प ड्राइव को सफल बनाने के लिए हमें काफी मात्रा में निगेटिव मास चाहिए होगा। ऐसा मुमकिन है कि इस ब्रह्मांड में निगेटिव मास एक साथ काफी मात्रा में एक्सोटिक मैटर के रूप में कहीं मौजूद भी हो, पर हमारे लिए इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होगा क्योंकि इन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ऐसे पदार्थ खगोलीय पिंडों से हमेशा दूर ही भागेंगे, जिसका मतलब यह है कि ये हमारे आसपास नहीं हो सकते। यही कारण है कि फिलहाल हमारे लिए वार्प ड्राइव इस्तेमाल करना संभव नहीं है। अगर एक बार ये मान भी लें कि किसी तरह हमें प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव तथा निगेटिव मास मिल भी जाता है और हम वार्प ड्राइव को हकीकत में बदलने में तैयार हो भी जाते हैं, तो हमें अन्य कई परेशानियों से गुजरना होगा। पहली परेशानी ये होगी कि यात्रा के दौरान हम बबल के बाहर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकेंगे। दूसरी परेशानी ये कि यात्रा के दौरान बबल के बाहर काफी मात्रा में स्पेस जंक्स इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे होगा ये कि जब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे और अपने यान के आसपास के स्पेस को वापस उसके पुराने स्वरूप में लौटाएंगे, तो ये स्पेस जंक्स उस ग्रह से तीव्र गति से टकराएंगे, जिससे उस ग्रह पर रहने वाले सभी प्राणियों का विनाश हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर के अनुसार क्वांटम मैकेनिक्स किसी अज्ञात कारण से हमेशा ऐसे एक्शन को होने से रोकता है जिससे कैजुअलिटी ब्रेक हो। शायद यही कारण है कि स्टीफन हॉकिंस ये मानते हैं कि टाइम मशीन जैसी किसी मशीन को बनाना संभव नहीं है। वार्प ड्राइव के केस में भी एक क्वांटम डिजास्टर होने की संभावना बनती है। दरअसल वार्प बबल के दीवार का एक्सट्रीम स्पेस टाइम कर्वेचर यान को हॉकिंग रेडिएशन से जलाकर भस्म भी कर सकता है। इन्हीं परेशानियों के कारण नासा अपने ईगल वर्क्स लैबोरेटरी में अभी केवल क्वांटम लेवल पर वार्प फील्ड बनाने की तथा इन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ऐसा कर पाना वाकई में संभव हो पाएगा भी या नहीं। फिलहाल वार्प फील्ड बनाने के लिए केवल पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बदलाव पर नजर रखने के लिए मिशेल्सन इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि उस डिवाइस के छोटे वर्जन के जैसा है जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया था। ये डिवाइस क्वांटम लेवल पर वार्प फील्ड के कारण स्पेस में हुए हर छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखता है। क्वांटम लेवल पर वार्प फील्ड बनाने में नासा को थोड़ी सफलता हाथ भी लगी है, पर बड़े लेवल पर वार्प ड्राइव को संभव बनाने में अभी कम से कम 100 से 200 साल जरूर लगेंगे, क्योंकि इसमें अभी कुजल ब्लिट्ज इंजन से भी ज्यादा फिजिक्स हर्डल्स हैं। कुजल ब्लिट्ज इंजन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये हाइपोथेटिकल इंजन है जो ब्लैक होल को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर इंटरस्टेलर ट्रैवल को सफल बनाने की बात करता है। खैर जो भी हो, अच्छी बात यह है कि भविष्य में ही सही पर भौतिकी शास्त्रियों को वार्प ड्राइव को हकीकत में बदलना संभव तो लग रहा है। आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, पर मैं आशावादी हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान तथा अंतरिक्ष से जुड़े एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।